प्यारे छात्रों, आज मैं बीए पार्ट तृतीय के दूसरे पेपर आधुनिक विश्व के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। आज के व्याख्यान का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा करने से पहले मैं संक्षेप में इस युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में और युद्ध से पूर्व प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से प्रारंभ होकर 4 वर्ष 3 माह और 14 दिन तक चला, अर्थात 1918 ईस्वी तक चला। यह युद्ध मानव इतिहास का अब तक लड़ा जाने वाला सबसे अद्भुत युद्ध था। अतीत में 1815 से यूरोप में 13 युद्ध लड़े जा चुके थे। इनमें उन युद्धों की संख्या नहीं है जो यूरोपीय राष्ट्रों ने यूरोप के बाहर लड़े थे, लेकिन उस समय विश्व में अगर सर्वव्यापी रूप से शांति नहीं थी तो सर्वव्यापी रूप से युद्ध भी नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध सर्वव्यापी संघर्ष था। इस संघर्ष में उस युग के आधुनिकतम राष्ट्र शामिल थे जिन्होंने हाल ही में वैज्ञानिक प्रयोगों और तीव्र औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप अपने राष्ट्रों को तकनीकी दृष्टि से शिखर तक पहुंचाया था। विज्ञान और तकनीकी की सहायता से विध्वंस और रक्षा के नवीनतम तरीके भी निकाल लिए गए थे। यह पहला युद्ध था जिसके पृष्ठभूमि में विकसित राष्ट्रों में उपजी वह आर्थिक व्यवस्था थी जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य ने कुछ यूरोपीय राष्ट्रों के हाथों में विश्व का अर्थतंत्र ला दिया था। इन राष्ट्रों के नागरिक उससे उत्पन्न ऐश्वर्य को भोग रहे थे। यह अर्थतंत्र इस युद्ध की लपेट में अपदस्थ हो गया। यह युद्ध बड़ी दृढ़ता और घनघोर रूप से लड़ा गया। युद्धरत राष्ट्रों के लिए मानो यह अस्तित्व का युद्ध हो। बाद में यह युद्ध उच्च आदर्शों से प्रेरित हुआ। इसमें लड़ने वाले अंततः थक गए और पछता गए। इस युद्ध से दोनों ही पक्षों की अप्रत्याशित हानि हुई। इस युद्ध के महादानवी रूप का प्रकटीकरण होने से युद्धरत राष्ट्र चकित थे, क्योंकि इतने व्यापक और विशाल स्तर पर विध्वंस लीला अब तक देखने में नहीं आई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि नवीन राष्ट्रों ने जो शक्ति एकत्रित की थी उसका विश्व कल्याण के रूप में इस्तेमाल होना मुमकिन नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि उन नेताओं में जो विश्व के भाग्य के नियंता थे इतनी दूरदृष्टि, सूझबूझ और शुद्ध दृष्टि नहीं थी। इस युद्ध की विभीषिका में लगभग विश्व के सभी राष्ट्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो गए थे। अब प्रश्न यह उठता है कि इस महायुद्ध के क्या कारण थे? क्या महायुद्ध लंबे समय से चले आ रहे विकास क्रम का परिणाम था? 1914 के साराजेवो के हत्याकांड से इस युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो हत्याकांड में क्या विशेष बात थी कि इस प्रश्न को लेकर यूरोपीय राज्य कोई हल नहीं निकाल सके तथा शांति के सभी प्रयास विफल रहे? यह भी एक विवादास्पद बात है कि आखिर किस राष्ट्र को इस महायुद्ध के लिए दोषी माना जाए। इतिहासकारों में इस विषय पर एक मत नहीं है। युद्ध इतना लंबा चला कि प्रारंभ में जो कारण थे वे बाद में परिवर्तित होते गए। अब मैं प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीतिक स्थिति की चर्चा कर रहा हूँ। 1870 के उपरांत जर्मनी की जनता के उत्साह और इस विश्वास में वृद्धि हो रही थी कि जर्मन जाति यूरोप और विश्व की अन्य नस्लों में श्रेष्ठतम है। निरंतर जर्मन लेखकों और उनकी कृतियों
तथा नेताओं के भाषणों में भी इस श्रेष्ठता का उल्लेख होता रहा था। बिस्मार्क भी यद्यपि इस सच्चाई से अवगत था और स्वयं भी इस गौरव का प्रतिनिधित्व करता था, किंतु उसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी यूरोपीय राजनीति में ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप किसी राष्ट्र को अकारण यह महसूस हो कि जर्मनी उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। उसने जर्मनी में भी इस संतुलन को बनाए रखा। जर्मन सैन्य अधिकारी अधिकांशतः यह मानते थे कि किसी भी जटिल राजनीतिक समस्या का हल युद्ध द्वारा निकाला जा सकता है। ऐसी मानसिकता वाले अधिकारियों पर उसने नियंत्रण रखा। बिस्मार्क के हटने के बाद जर्मन वासियों पर श्रेष्ठता का उन्माद छा गया। जर्मनी का शासक विलियम द्वितीय भी इस मनोविज्ञान को अतिशय महत्व देता था और समस्याओं के सैनिक उपचार में विश्वास रखता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को नाजुक मसलों पर वक्तव्य देते समय सावधानी बरतनी आवश्यक होती है, विलियम द्वितीय भाषाई सावधानी बरतने में सर्वथा अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने पहले से विद्यमान शंकाओं को और गहरा दिया। उसने भावी संघर्ष को यूरोप में जर्मनी के स्वामित्व के रूप में देखा। वह बिस्मार्क की तरह राजनीतिक पेचीदगियों को समझने और उपयुक्त कदम उठाने में असमर्थ था। यह दुर्भाग्य की बात थी कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का अध्यक्ष होते हुए भी उसमें अनुकूल दृष्टि का अभाव था। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने विलियम द्वितीय के इस स्वभाव का लाभ उठाया और सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में जर्मनी से पूर्ण सैन्य सहयोग का आश्वासन अनेक बार प्राप्त किया। यद्यपि जर्मनी को हैब्सबर्ग राजवंश की समस्याओं की न तो कोई समझ थी और न उनके प्रति कोई सहानुभूति थी। ध्यान रहे, हैब्सबर्ग वंश ऑस्ट्रिया हंगरी का राजवंश था। जर्मनी यूरोप के मध्य में था। विलियम द्वितीय के नेतृत्व में वह यूरोप का अधिनायक होना चाहता था। उसके सैन्य अधिकारियों ने स्लेफिन योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत फ्रांस और रूस पर निर्णायक और तीव्र गति से आक्रमण करना निहित था। इस युद्धप्रिय शासक ने जर्मनी के सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से प्रभावित किया। उसने इसीलिए बड़े गर्व के साथ कहा था, अब मैं जर्मनी में किसी भी दल को नहीं देखता, अब सभी जर्मन हैं। इसी तरह से हम 1914 के पूर्व इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थिति का जब अध्ययन करते हैं तो मालूम चलता है कि इंग्लैंड की जनता उन विकल्पों पर विचार करना ज़्यादा उचित समझती थी जिनसे उनकी आय में वृद्धि हो और व्यापार का विस्तार हो। इसके अलावा इंग्लैंड की सरकार अपने उपनिवेशों की रक्षा में विश्वास रखती थी। वह यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहती थी और उसकी युद्ध से घोर अरुचि थी। इंग्लैंड का विदेश मंत्री ग्रे, जो कि उदारवादी दल का था, किसी संधि में कम विश्वास रखता था। वहाँ की जनता भी संधियों में अविश्वास रखती थी। वहाँ यह आम मान्यता थी कि संधियाँ युद्ध को बुलावा देती हैं। ग्रे का विश्वास था कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया की समस्या का निदान कूटनीतिक वार्ताओं में है। इंग्लैंड ने उस समय तक तटस्थ रहने का आश्वासन प्रदान किया जब तक कि बेल्जियम पर कोई आक्रमण नहीं होता है। संभवतः यह ब्रिटिश आश्वासन जर्मनी के लिए युद्ध की स्थिति में अनुकूल था। किसी भी प्रकार की स्पष्ट नीति ब्रिटेन के लिए देना उस समय संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ की जनता इसका विरोध करती। ग्रे की आलोचना इस बात के लिए की जा सकती है कि उसने इंग्लैंड की जनता को यूरोप की राजनीति और उसके संभावित खतरों से अवगत नहीं कराने में भूल की। उस काल में ब्रिटेन ने स्पष्ट विदेश नीति यूरोप के संदर्भ में नहीं अपनाई थी। 27 जुलाई 1914 में
लॉर्ड जॉर्ज ने अपने अभिभाषण में कहा था कि यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इंग्लैंड किसी युद्ध में भाग ले। कोई भी मंत्री इसका समर्थन नहीं करेगा। जर्मनी ने ब्रिटेन की इस नीति का उस समय फायदा उठाया जब उन्होंने 3 अगस्त को बेल्जियम पर आक्रमण की चेतावनी दी। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य मेटरनिख के युग में एक विशाल साम्राज्य था, किंतु बाल्कन प्रदेशों में जब राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और इन प्रदेशों को जब सफलता मिलने लगी तो धीरे धीरे यह साम्राज्य कमजोर होता चला गया। बाल्कन युद्धों में ऑस्ट्रिया हंगरी को अपमानित होना पड़ा। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या का आरोपी पूर्ण रूप से सर्बिया को माना गया। ऑस्ट्रिया हंगरी के विदेश मंत्री बर्कटोल्ड का यह मानना था कि सर्बिया के राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। यह युद्ध लड़े बगैर संभव नहीं था। ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए सारी समस्याओं की जड़ सर्बिया था। परिणामतः जैसे ही जर्मनी ने सैन्य सहयोग का पूर्ण आश्वासन ऑस्ट्रिया को दिया, ऑस्ट्रिया यद्यपि उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं था, किंतु उसने युद्ध की घोषणा सर्बिया के विरुद्ध कर दी। रूस के लिए काले सागर का मार्ग परंपरागत दृष्टि से राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न था, इसलिए भी वह इस मार्ग की सुरक्षा के लिए चिंतित था। रूस को इस क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय लालच नहीं था, जैसा कि ऑस्ट्रिया का मानना था। वह केवल बॉस्फोरस के जल डमरू मध्य को सुरक्षित रखने के लिए सर्बिया और रोमानिया के अस्तित्व को जर्मनी के विरुद्ध रखना चाहता था। सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में रूस का सर्बिया को सहयोग का आश्वासन इसी दृष्टि से था। फ्रांस भी अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करने की इच्छा रखता था। वह यद्यपि सैनिक दृष्टि से कमजोर था, किंतु फ्रांसीसी सरकार स्वयं को किसी भी राष्ट्र से कम शक्तिशाली नहीं मानती थी। फ्रांसीसी वस्तुतः युद्ध के माध्यम से अल्सास लॉरेन के खोए हुए प्रांतों को पुनः प्राप्त करने की कोई लालसा नहीं रखते थे, किंतु वे स्वयं को घिरा हुआ अवश्य मानते थे। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं और किस राष्ट्र को युद्ध का उत्तरदायी माना जाए, ये जो है स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।